हेलो बच्चों, हमारी टेस्ट सीरीज़ का आज आप थर्ड पेपर दे चुके हैं। होपफुली आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। मैं बॉटनी का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं और बॉटनी का सिलेबस इस टेस्ट के लिए था बायोमॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। इसमें पूछा गया है कि स्टार्च एक यूज़फुल स्टोरेज मटेरियल क्यों होता है। तो क्यों एक अच्छा स्टोरेज मटेरियल है, इसके रीजंस बताने हैं। तो ये इजीली ट्रांसलोकेट होता है, तो नहीं, हमने पढ़ा है कि ट्रांसलोकेशन तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। केमिकली नॉन रिएक्टिव है, ये रीज़न सही है बच्चों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, इनसॉल्युबल होता है, इसलिए आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो केमिकली नॉन रिएक्टिव है, इसलिए स्टोरेज के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। ईजिली डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स, तो बच्चों ये इसके स्टोरेज के लिए अप्रोप्रिएट रीज़न नहीं है। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, हाँ ये भी एक सही रीज़न है कि ये डिज़ोल्व नहीं होता, तो ऑस्मोटिक बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करता है, ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए स्टोरेज के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। और सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो बच्चों ये बात तो सही है कि ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से फिर स्टार्च, लेकिन ये इसके स्टोरेज मटेरियल होने के लिए एक अप्रोप्रिएट रीज़न नहीं है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी एंड डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, ये भी बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड है कि एक ऐसा प्रोटीन बताइए जिसमें 3 हेलिकल पॉलीपेप्टाइड हो जो सुपर कॉइल्ड हो टू मेक अ रोप लाइक स्ट्रक्चर। इसका आंसर है कोलेजन। इसमें 3 अल्फा हेलिसेस होते हैं जो आपस में सुपर कॉइल्ड होते हैं इन अ राइट हैंडेड फैशन। फिर बच्चों 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। पामिटिक एसिड, ये बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ओलिक एसिड नहीं, ओलिक एसिड होता है म्यूफा, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें एक जगह पर 9 कार्बन पर अनसैचुरेशन है। स्टेरिक एसिड, हाँ ये भी सैचुरेटेड है और 18 कार्बन का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। 94, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पर होंगे। तो प्रोटीन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेंगे क्या? नहीं। प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के बीच में आपको क्या मिल सकता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और भी बहुत तरह के बॉन्ड हमने पढ़े हैं सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में, लेकिन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा। लिपिड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा क्या? नहीं। वहाँ भी हमने पढ़ा था कि जो ग्लिसरॉल है वो ईस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा हो सकता है फैटी एसिड्स के साथ, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वहाँ भी नहीं मिलेगा। स्टार्च, स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है और बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसकी मदद से जुड़े होंगे? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से। और डीएनए, डीएनए में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है क्या? हाँ। कहाँ पर? जो डीएनए में शुगर है, शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसके फर्स्ट कार्बन पर होता है बेस, और वो बेस किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी सी एंड डी दोनों करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। 95, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय। ये भी बच्चों एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है कि एंजाइम को काम करने के लिए उसका टर्शरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी है, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर के कारण ही वो जो पॉकेट्स हैं, जो क्लेफ्ट हैं, जो एक्टिव साइट है, वो तैयार हो रही है। 96, ये भी बच्चों क्वेश्चन आप पीवाईक्यू देखोगे तो पूछा गया था नीट में कि रामाचंद्रन प्लॉट किस चीज़ से एसोसिएटेड है। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है, तो आपको इसे जानना चाहिए। प्रोटीन का जो अमीनो एसिड की चेन होती है, वहाँ पर 2 तरह के एंगल्स बनते हैं, साई और फाई। तो किस प्रोटीन में साई और फाई की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, ये हमें बताता है रामाचंद्रन प्लॉट। तो आपको बताया गया था क्लास में कि सी अल्फ़ा, यानी कि सी अल्फ़ा के रोटेशन से जो एंगल पॉसिबल है उसको हम कहते हैं साई, और एन सी अल्फ़ा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने से जो एंगल पॉसिबल है उसको कहते हैं फाई। और कौन कौन सी वैल्यूज़ इसमें पॉसिबल हैं ये बताता है रामाचंद्रन प्लॉट। ये नीट 2019 में पूछा गया था, तो आपको जानना चाहिए। फिर बच्चों 97, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये कहाँ पर मिलेगा? तो ग्लाइकोजन में मिलेगा क्या? याद करिए, ग्लाइकोजन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, तो जहाँ पर स्ट्रेट चेन होता है वहाँ पर तो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन ब्रांच पॉइंट पर अल्फ़ा 1,6। और इसी तरह अमाइलोपेक्टिन भी एक ब्रांच्ड फॉर्म है स्टार्च का,
यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि स्ट्रेट चेन में अल्फ़ा 1,4 और ब्रांचिंग पॉइंट पर अल्फ़ा 1,6, और ये ग्लाइकोजन का डायग्राम तो एनसीईआरटी में दिखाया गया है, वहाँ पर अल्फ़ा 1,6 बॉन्डिंग दिखाई जा रही है ब्रांचिंग पॉइंट पर। तो इसके लिए ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही सही है, दोनों में ही ब्रांचिंग पर अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा, यानी करेक्ट आंसर है 4th। 98 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, और ये दोनों ही स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो इसको आप एनसीईआरटी में रेफर कर सकते हैं। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट और ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, ये भी स्टेटमेंट सही है। और कार्बन और हाइड्रोजन का जो रिलेटिव अबंडेंस होता है बाकी एलिमेंट्स के बनस्पत लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो हायर होता है दैन इन अर्थ क्रस्ट, तो ये भी बात सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। 99 यहाँ पर देखना है कि बच्चों करेक्ट मैच कौन सा है। तो फिल्ट्रेट और रिटेंटेट की बात हमने पढ़ी हुई है, तो ग्लूकोज बच्चों ये तो सिंपल शुगर है, तो फिल्ट्रेट में नीचे आएगा। रिटेंटेट अमीनो एसिड तो मोनोमर है, ये नीचे आ जाएगा क्या, या ऊपर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी ये रिटेंटेट में नहीं मिलेगा। एलानिन एक अमीनो एसिड है, तो फिल्ट्रेट में ये मिलेगा। और पामिटिक एसिड ये फैटी एसिड है, लिपिड हमने पढ़ा है कहाँ पर मिलता है, रिटेंटेट में, तो ये बात सही है। और लिपिड अभी मैंने बताया कि फिल्ट्रेट में नहीं मिलता, लिपिड कहाँ मिलता है, रिटेंटेट में। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, तो ये तो सही है कि रिटेंटेट में मिलेगा। प्रोटीन्स पॉलीमरिक फॉर्म है, तो प्रोटीन आपको फिल्ट्रेट में मिलेंगे क्या, नहीं, ये भी गलत हो गया, तो यानी इसका सही आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, ये भी एनसीईआरटी की लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जब किसी टिश्यू को फुल्ली बर्न किया जाएगा तो जो ऐश बनता है उसमें क्या चीज़ नहीं होगी। तो बच्चों कार्बन होगा क्या, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि बर्न करने पर कार्बन तो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 के फॉर्म में, तो कार्बन हमें ऐश में नहीं मिलेगा। 101 इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट बहुत सारे कोएंजाइम्स में क्या होगा, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए, विटामिन्स। 102 कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या डिफरेंस है। तो कोएंजाइम बच्चों जो एपोजाइम के साथ जुड़ते हैं, ये दोनों ही ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लेकिन कोएंजाइम ये थोड़े समय के लिए जुड़ता है एपोजाइम के साथ और लूजली जुड़ता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये टाइटली जुड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 4th। कोएंजाइम्स डिफर बिकॉज देयर एसोसिएशन विथ एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट। आगे बढ़ते हैं। 103 हाउ मैनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन लेसिथिन। लेसिथिन को देखेंगे बच्चों तो इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक पेज है बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में जिसमें ढेर सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, वहाँ पर लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर आप देखिए एनसीईआरटी में, ध्यान दीजिए, तो कितने नाइट्रोजन है वहाँ पर, 1। 104 ये भी स्टेटमेंट देखना है और बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, ये सही बात है। अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया जाता है उसके NH2 ग्रुप के बेसिस पर, नहीं, उसके R ग्रुप के बेसिस पर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोटीन। हाँ, हमारे प्रोटीन बनाने वाले तो सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही होते हैं, कोडेड अमीनो एसिड सिर्फ 20 होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोक्सी मिथाइल R ग्रुप होता है क्या एलानिन में, नहीं, एलानिन में तो CH3 होता है मिथाइल ग्रुप। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, A एंड C, यानी 4th ऑप्शन। 105 अमीनो एसिड एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं, ये हम किस बेसिस पर बताते हैं, हम इस बेसिस पर बताते हैं कि उस पर कितने अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। 106 क्या इस स्ट्रक्चर को आप पहचान पा रहे हैं बच्चों, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर, अब आपको इतना पता चल गया तो आप सही आंसर पता कर सकते हैं। स्टार्च में मिलेगी क्या राइबोज शुगर, नहीं। ये DNA में मिलेगी क्या, नहीं, DNA में तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ATP, हाँ, ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें एक राइबोज शुगर होती है और उसके फर्स्ट प्राइम कार्बन पे एडेनिन बेस होगा और 3 फॉस्फेट लगे होते हैं।
तो ATP में हमको राइबोज शुगर मिलेगी, और ये नाइट्रोजनस बेस तो नहीं है, तो सही आंसर है थर्ड। आगे बढ़ते हैं 107। यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं, और ऐसे 5 स्टेटमेंट वाले कई सारे क्वेश्चन आपको नीट एग्ज़ाम में मिलेंगे, जहाँ 5 स्टेटमेंट का सेट होगा और आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना होगा। तो ए स्टेटमेंट देखते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिमार्केबली सिमिलर। हाँ बच्चों, ये करेक्ट है, और ये स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी की समरी से लिए गए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी की समरी को भी स्किप मत किया करिए। मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वाटर, ये भी एनसीईआरटी की टेबल में दिया हुआ है और समरी में भी लिखा हुआ है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ कोडेड अमीनो एसिड एंड 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये भी बात सही है। 20 कोडेड अभी अभी डिस्कस किया, और 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। डीएनए आरएनए दोनों को आप कलेक्टिवली देखें तो AUGC और T 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड 5 बेसिस के बेसिस पर हो सकते हैं। डी देखिए, ओनली 3 टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड्स आर फाउंड इन लिविंग सिस्टम, ये भी सही है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर, नहीं, ये पॉलीमरिक होते हैं, तो ई स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी इसमें A, B, C और D सही है, सेकेंड ऑप्शन। सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी की समरी से हैं। 108 मैच द फॉलोइंग देखना है, बहुत ही सिंपल है। रुबिस्को को किसके साथ मैच करेंगे? रुबिस्को को मैच करेंगे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर। कोलेजन, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। स्टार्च अभी हमने डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। प्रोटीनेशियस एंजाइम, जो एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है, तो प्रोटीन के कारण उसको क्या मिलेगी? सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, ये बात समरी में दी गई है। आगे बढ़ते हैं 109, ये भी 2 स्टेटमेंट हैं बच्चों, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। एंजाइम्स आर प्रोटीन जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, सही है। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे आरएनए जो एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। आगे आते हैं 110, प्रोटीनेशियस एंजाइम की बात हो रही है कि प्रोटीनेशियस एंजाइम के लिए क्या क्या सही होगा। तो प्रोटीनेशियस एंजाइम राइबोसोमल आरएनए का बना होगा क्या? नहीं। इसके पास सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होगी, हाँ, अभी हमने डिस्कस किया। फिर इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच चाहिए काम करने के लिए, यस। ये हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है, यस। और क्या इसमें सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा? नहीं, एंजाइम तो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, और टर्शरी स्ट्रक्चर ज़रूरी है उसकी फंक्शनैलिटी के लिए। तो टर्शरी स्ट्रक्चर है तो सेकेंडरी भी होगा, प्राइमरी भी होगा, और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर वाले भी मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहना ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही हैं? 3। 111, assertion रीजन, Vmax is not exceeded by any further rise in concentration of substrate। बच्चों, हमने ये ग्राफ पढ़ा था कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जब चेंज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाइए, Vmax इंक्रीज नहीं होगा। तो असर्शन तो सही है, और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आफ्टर सैचुरेशन। जब सैचुरेशन आ गया इस पॉइंट पर, अब अगर आप और सबस्ट्रेट डालते भी जा रहे हो तो कोई फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल आपके सबस्ट्रेट से रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है, अनऑक्यूपाइड नहीं है। इसीलिए अब आप कितना भी सबस्ट्रेट डालोगे वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। तो दोनों बातें भी सही हैं और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। 112, 2 स्टेटमेंट अगेन दिए गए हैं। ये बहुत ही फेवरेट है, इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 स्टेटमेंट वाले, 5 स्टेटमेंट वाले। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का आइडेंटिफाइबल फंक्शन होता है और ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सही बात है। और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है, ये भी एनसीईआरटी की समरी से ली गई, सॉरी एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट जहाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में है वहाँ लिखा हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं 113,
ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, जो मोनोमर और पॉलीमर वाली बात हमने पढ़ी है। न्यूक्लियोटाइड अगर मोनोमर हैं तो उनके लिए पॉलीमर क्या होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड। फिर स्टार्च अगर पॉलीमर है, स्टार्च अगर पॉलीमर है तो इसके लिए मोनोमर क्या होना चाहिए, ग्लूकोज, और वो कैसे जुड़े होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, यानी बी होना चाहिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर प्रोटीन अगर पॉलीमर है तो मोनोमर क्या होना चाहिए, अमीनो एसिड। और काइटिन अगर पॉलीमर है तो मोनोमर क्या होना चाहिए, नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए न्यूक्लिक एसिड, बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सी अमीनो एसिड और डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अगेन बहुत ही सिंपल, 114 हेट्रोपॉलीमर कौन है बच्चों, तो प्रोटीन के लिए एनसीईआरटी में लाइन दी गई है कि प्रोटीन हमेशा क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं। इंसुलिन यहाँ पर प्रोटीन है, बाकी सेलुलोज ये सिर्फ ग्लूकोज का बना है, बीटा ग्लूकोज, स्टार्च सिर्फ ग्लूकोज का बना है, काइटिन सिर्फ नैग का बना है, एक ही तरह का मोनोमर है तो ये सारे होमोपॉलीमर हैं। और इंसुलिन कई तरह के अमीनो एसिड्स का बना होगा तो हेट्रोपॉलीमर है। कोई भी प्रोटीन हमेशा हेट्रोपॉलीमर होगा। 115 कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं बच्चों और एनसीईआरटी से लिए गए हैं। बहुत ही सिंपल है, ये पहला स्टेप होगा 4th, फिर 3rd, फिर 2 और 1, तो इसका करेक्ट आंसर है 1। 116 ग्लिसरॉल क्या होता है, ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ये एक सिंपल लिपिड इसको कंसीडर करते हैं और ये होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्योंकि ग्लिसरॉल क्या है, 3 कार्बन बनाइए और तीनों पर जब आपने OH लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है ग्लिसरॉल। आगे बढ़ते हैं। 117 मैच करना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अभी हमने डिस्कस किया था लेसिथिन को मैच करिए फॉस्फोलिपिड से। कोलेस्टेरॉल एक डेराइव्ड लिपिड होता है, क्लास में पढ़ाया गया है। GLUT4, GLUT4 क्या होता है, रिसेप्टर होता है। ये क्या करेगा, ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो ग्लूकोज की एंट्री करवाता है मसल सेल्स में या फैट सेल्स में, तो ये रिसेप्टर है। इसके बारे में भी एनसीईआरटी के टेबल में दिया है। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन। 118 प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल जो कोफैक्टर के साथ जुड़ता है होलो एंजाइम बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम, ये एनसीईआरटी की बात है। 119 what is more likely reason for the presence of lipid in acid insoluble pool। ये भी एनसीईआरटी में बताया गया है कि लिपिड जो आपको रिटेंटेट में मिला था वो रिटेंटेट में इसलिए आया था क्योंकि एसिड इनसॉल्युबल होता है। तो एसिड इनसॉल्युबल क्यों है, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड हैं जब उनको टिश्यू सैंपल्स की ग्राइंडिंग की जाती है तो ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनसॉल्युबल वेसिकल्स बना लेते हैं। इसीलिए लिपिड कहाँ पर आता है, इनसॉल्युबल पूल में, रिटेंटेट में। 120 ये भी बच्चों एनसीईआरटी के टेबल से लिया गया क्वेश्चन है कि वाटर के बाद नेक्स्ट नंबर पर कौन आता है जब हम सेलुलर मास की बात करते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पर वाटर, सेकंड पोजीशन पर प्रोटीन। बहुत ही सिंपल एनालॉजी कंप्लीट करनी है। ग्लाइकोजन का पॉलीमर ग्लूकोज है तो इनुलिन का पॉलीमर फ्रक्टोज, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 122 यहाँ पर देखिए पॉलीसैकेराइड का को, जैसे आप कोई ग्लाइकोजन देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो लेफ्ट एंड क्या होगा, नॉन रेड्यूसिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बोनिल कार्बन फ्री नहीं होता है। और राइट एंड क्या होता है, रेड्यूसिंग, क्योंकि यहाँ वाला कार्बोनिल कार्बन फ्री होता है। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, आपको समझाया गया है। स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल स्ट्रक्चर, दोनों बातें सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दे आर ट्रू। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में लेफ्ट एंड क्या होता है, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट अमीनो एसिड, और फर्स्ट अमीनो एसिड जो रिप्रेजेंट होता है वो एन टर्मिनल कहा जाता है, एन टर्मिनल। और राइट एंड
is represented by last amino acid और it is called C terminal। तो अब आप मैच कर सकते हैं, हाँ, फर्स्ट N टर्मिनल, लास्ट C टर्मिनल। 124 इनकरेक्ट बताना है एंजाइम के लिए। तो बच्चों एंजाइम इनकरेक्ट, क्या लो टेम्परेचर पर डीनेचर होते हैं क्या एंजाइम्स? नहीं, लो टेम्परेचर पर तो इनएक्टिवेट होते हैं, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर होते हैं। बाकी स्टेटमेंट सही है। एंजाइम को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए। हमने पढ़ा है कि बेल शेप कर्व बन जाता है टेम्परेचर या पीएच के लिए, एक बेस्ट टेम्परेचर होगा, बेस्ट पीएच होगा। और ये स्टेटमेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन आल्सो प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। यस, चाहे एंजाइम आप यूज़ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो वो ट्रांजिशन स्टेट से होकर के ही जाएगा। ये बात आपको क्लास में समझाई गई है, इसको लेकर क्लैरिटी रखनी है कि चाहे एंजाइम यूज़ हो रहा है रिएक्शन में या नहीं हो रहा है, सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट से होकर के ही प्रोडक्ट तक पहुंचता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमें इनकरेक्ट बताना था, यानी सेकेंड ऑप्शन। 125 अगेन एंजाइम्स पे बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये भी एनसीईआरटी से पहला स्टेटमेंट लिया गया है कि ढेर सारा सक्सिनिक एसिड आप डालोगे तो क्या जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस का इनिबिशन हो रहा है इसको रिवर्स किया जा सकता है? हाँ, ये हमने पढ़ा था, कम्पिटिटिव इनिबिशन है और ये रिवर्सिबल होता है। आप सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा दीजिए तो इनिबिशन रिवर्स कर सकते हो। यानी ये स्टेटमेंट तो यहाँ कह रहा है डज नॉट, यानी इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड, अ नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड्स द एंजाइम एट द साइट ऑफ सबस्ट्रेट। नहीं, नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर कहीं भी जुड़ जाता है अदर देन एक्टिव साइट, कहीं भी जुड़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। Vmax remains unchanged in presence of competitive inhibitor, ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। Vmax अनचेंज रहता है, Km बढ़ जाता है, मिकाइलिस मेंटन कांस्टेंट बढ़ जाता है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ देखिए, Vmax कम हो जाता है एंड Km इंक्रीजेज। नहीं बच्चों, यहाँ पर Vmax तो कम होता है लेकिन Km क्या रहता है? अनचेंज। नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन में Km अनचेंज रहता है। तो यहाँ पर थर्ड आंसर करेक्ट है और वही करेक्ट ऑप्शन भी है। 126 अभी हमने डिस्कस किया कि जब आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। जिंक किसका कोफैक्टर होता है? ये बच्चों लास्ट ईयर पूछा गया था। ये कार्बोनिक एनाइट्रेस का कोफैक्टर है और ये भी एनसीईआरटी में बात दी गई है कि ये एक्टिव साइट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और एट द सेम टाइम सबस्ट्रेट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, यानी फोर्थ आंसर। 128 इनकरेक्ट रिगार्डिंग लिविंग स्टेट, ये भी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि लिविंग स्टेट कैसा होता है, ये नॉन इक्विलिब्रियम होता है और स्टेडी स्टेट होता है। तो हमें इनकरेक्ट बताना था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन। 129 मैच द फॉलोइंग। डिहाइड्रोजनेज को बच्चों किसके साथ आप मैच करोगे? डिहाइड्रोजनेज मैच होगा ऑक्सीडो रिडक्शन के साथ। लाइगेजेस लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड। और आइसोमरेजेस इंटर कन्वर्जन, यानी कि ये इसका सही आंसर होना चाहिए थर्ड। 130 विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल रिप्रेजेंट अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, तो यहाँ पर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स हैं, तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। 131 ये भी बच्चों एनसीईआरटी से लिया गया है और इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट क्या है? कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ये तो सही मैच है। ट्रिप्सिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, सही बात है। रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन में काम कर सकते हैं। ग्लूट4 एनसीईआरटी की टेबल में दिया है, ये सेल्स में इंसुलिन का ट्रांसपोर्ट करवाता है क्या? नहीं, ये सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो ये इनकरेक्ट है, यानी सही ऑप्शन है। 132 ये बच्चों हमारी एनसीईआरटी में, बायो की एनसीईआरटी में तो कुछ लिमिटेड अमीनो एसिड्स के ही स्ट्रक्चर दिए हैं।
मगर आप अगर अपनी 12th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी देखोगे, जो बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर है, तो सारे ही 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर आपको दे रखे हैं। तो आपको अमीनो एसिड्स को उनके आर ग्रुप के बेसिस पर पहचानना आना चाहिए। तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा कि इतना जी भर के देख लीजिए आर ग्रुप को, कि अगर वो स्ट्रक्चर आ जाए तो आप कम से कम पहचान सको। हमें ड्रॉ तो नहीं करना है, लेकिन पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर पहला अमीनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड, दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, फिर टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड। 133, कौन सा डाइसैकेराइड ऐसा है जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ, यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछ रहा है तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होती है, क्योंकि इसमें अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन है और फ्रक्टोज का बीटा फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन, ये दोनों कार्बोनिल कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में एंगेज होते हैं। तो यहाँ पर कोई कार्बोनिल कार्बन फ्री नहीं है और इसलिए ये फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। 134, ये भी बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको रिएक्शन पहचानना है और देखना है कि कौन सी रिएक्शन में 4th क्लास वाला एंजाइम इस्तेमाल होगा। हमने 6 क्लासेस पढ़ी हैं और 4th क्लास में कौन सा होता है बच्चों? 4th क्लास में पढ़ा है हमने लाइएजेस, जो तोड़ते हैं, तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि तोड़ते हैं इन एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी के बगैर तोड़ सकते हैं किसी चीज़ को। तो याद करिए 4th रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी है? ग्लाइकोलिसिस में, कि फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में तोड़ दिया जाता है। और यहाँ इसको तोड़ने के लिए पानी का इस्तेमाल हुआ है क्या? नहीं, यानी यहाँ पर लाइएज का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज पर एटीपी का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर कौन काम करेगा? कोई ट्रांसफरेज, यानी कि 2nd क्लास का एंजाइम। सुक्रोज को वाटर की मदद से तोड़ा जा रहा है, यानी ये 2nd रिएक्शन कैसी है? हाइड्रोलिसिस, यहाँ कोई हाइड्रोलेज काम करेगा। और इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। 135, असर्शन रीजन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाती है? हाँ, ये बात तो सही है। और क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन्स में एक रिवर्सिबल इनएक्टिवेशन हो जाता है हीट से? नहीं बच्चों, पहली बात तो ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है और इसको आप डीनेचुरेशन कहते हो। इनएक्टिवेशन हम कहेंगे लो टेम्परेचर पर। तो रीज़न तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, यानी इसका सही आंसर होना चाहिए फर्स्ट। तो बच्चों, हमने बॉटनी के पेपर डिस्कस कर लिया है। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर फर्दर कोई डाउट है तो प्लीज़ अप्रोच अस। थैंक यू सो मच बच्चों।